अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 किया था, लेकिन हमने एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स को कवर नहीं किया था क्योंकि इसके जो एसएलओ है ना, ये यहाँ पर जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है इसमें देखें ये रियल नंबर्स है और यहाँ पर चैप्टर 1 के बारे में बताया गया कौन से टॉपिक फॉर्मेटिव है। हमने सिंपल ये दो कवर किए थे। उसके बाद लॉगरिदम का जो है ना एसएलओ आ गया और मैंने फील किया कि इसके बाद शायद लॉग वाले चैप्टर का होगा, चैप्टर 2 का, लेकिन इसके एंड पर इसने यहाँ पर लिख दिया apply the concept of rational numbers to real world problems such as inventory, temperature banking and etc. ठीक है, तो ये एप्लीकेशन वाला जो टॉपिक है ना, ये इंक्लूडेड है आपके सिलेबस के अंदर। तो ये पूरी एक्सरसाइज है, इसकी एग्जांपल करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह आप आराम से कर लेंगे। अब ये मेरी वेबसाइट है fakrstamsfair.com। अगर मेरे साथ आप बात करना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप बुक सेशन पे जा सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप करियर डेवलपमेंट में या स्टेम एजुकेशन में सेशन बुक करें और हम एक प्लान कर सकते हैं इस पर, ठीक है। और उसके बाद आप डाउनलोड्स में जाएं। अगर फाइल्स डाउनलोड करनी है आपने, फेडरल बोर्ड में जाएंगे आप और क्लास 9 में जाएं और यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स की 9 फाइल्स मैंने अपलोड कर दी हैं, जिसमें एमसीक्यू जो है, शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट है चैप्टर 1 का, ये कंप्लीट रिवीजन। यहाँ पर मैंने एक्चुअली जो कल आपको पीडीएफ समझाई थी, जो मैंने वर्किंग की थी, सारे क्वेश्चन समझाए थे, उसकी पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये काम हमने कल किया था और इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर दिया था, ये वाला क्वेश्चन, ये भी एक पेपर में आया हुआ था 2026 के अंदर, तो ये भी मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर कर दिया है। आप इसको यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा 2025 के पेपर भी हैं और 2026 के पेपर साथ साथ में करता जाऊंगा हर चैप्टर की वीडियो के अंदर। तो यहाँ से आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्मेटिव सिमेट्रिक टॉपिक्स हैं, इसकी मैंने अलग से फाइल बना दी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब जिनका सेकंड एनुअल है उनके लिए तो यही फॉर्मेटिव सिमेट्रिक टॉपिक्स हैं, लेकिन 2027 में जिनका पेपर होगा उनका मुझे आइडिया नहीं है कि ये क्या करते हैं उनके साथ, ठीक है, क्या नया कोई फ्रेमवर्क बनाते हैं या कि एग्जिस्टिंग को ही चलाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर। और अगर आप बुक देखो तो ये हमारे पास बुक है, इसमें ये टॉपिक है 1.5.4 कि उसने बताया कि डेली लाइफ में भी जो रियल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री कहते हैं जब आपके पास लिस्ट हो चीजों की कि हमने क्या चीजें सेल करनी है, क्या परचेज करनी है, आपके पास एक्चुअली स्टॉक कितने हैं, ठीक है, सेल परचेज करने के लिए। तो ये एग्जांपल करते हैं और फिर जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज 1.3 के, ये सारे करेंगे इंशाल्लाह। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ऐसे आपको समझाऊं कि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं एंड वी विल लर्न दिस एग्जाम्पल। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में स्टूडेंट बड़े एलर्जिक होते हैं, वो समझते हैं कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर बेसिक्स फंडामेंटल्स आपके अच्छे हैं ना, तो कोई इशू आपको नहीं होगा। सो इसकी स्टेटमेंट है, अ कुकिंग ऑयल कंपनी प्रोड्यूसेस 4 टाइप्स ऑफ ऑयल्स इन पैकिंग ऑफ 1 लीटर, 5 लीटर एंड 10 लीटर। द इन्वेंट्री इज शोन इन द टेबल। ये इन्वेंट्री है, स्टॉक है बेसिकली आपके पास, ठीक है। और इसमें आपके पास जो पैकिंग है ना, वो 1 लीटर की पैकिंग है, ये आपको नजर आ रही है, ये 5 लीटर की पैकिंग है और ये 10 लीटर की पैकिंग है। और ये पैक्स हैं, कितने पैक्स हैं? 1 लीटर के। जो कुकिंग ऑयल 1 की टाइप है, जो पैकिंग साइज है बेसिकली, इसके कितने पैक्स हैं 1 लीटर के? 5000। और 2500 पैक्स हैं कुकिंग ऑयल 1 कैटेगरी के 5 लीटर वाले, जो 5 लीटर उस पैक में आ सकता है। और 10 लीटर वाले पैक्स कितने हैं? 1000 हैं, ठीक है। तो ये टेबल को इस तरह आपने रीड करना है। यहाँ पर टाइप्स हैं और यहाँ पर कितने लीटर आ सकते हैं कैपेसिटी, और ये कितने पैक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 5000 को देखो तो 5000 जो पैक्स हैं ये 1 लीटर के हैं और कैटेगरी कौन सी है? ऑयल 4, ठीक है जी। अब अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आफ्टर रिमूवल ऑफ 40% ऑफ एन आइटम, एक आइटम को अगर 40% रिमूव कर दिया जाए, यानी बेसिकली सेल कर दिया आपने या यूज कर लिया, तो इट इज टू बी रिप्लेनिश्ड। इसका क्या मतलब है? इसको दोबारा फिल करने पड़ेगा, ठीक है, उस स्टॉक को दोबारा फिल करना पड़ेगा। रिप्लेनिश का मतलब है कि आपने रीफिल करना है, कि जितना यूज हो गया अब उसके बाद आपने उसको क्या करना है? रीफिल, आपने उसको दोबारा भर देना है, ठीक हो गया जी। द डेली रिमूवल ऑफ 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2। अब इसका मतलब क्या है कि जो कुकिंग ऑयल 2 कैटेगरी है, ये कुकिंग ऑयल 2 कैटेगरी है और इसमें जो 1 लीटर वाली कैटेगरी है, ये 1 लीटर, तो यहां से 1 लीटर, यहां से कुकिंग ऑयल 2 ये वाला, और यहां से 1 लीटर, तो ये कितने बनते हैं? 5000 पैक्स बनते हैं, 1 लीटर के हैं और टाइप 2 कैटेगरी है। पैकिंग इज 20%। वो कहते हैं कि डेली रिमूवल जो है ना, कि रोजाना कितने पैक्स यूज होते हैं ऑयल 2 1 लीटर कैटेगरी के? 20%। एंड फॉर 10 लीटर कुकिंग ऑयल 4 पैकिंग, और ये जो 10 लीटर वाली कैटेगरी है और 4 वाली, तो 4 वाली ये कैटेगरी है, यहां से 10 लीटर, तो यहां पर 1000 बेसिकली पैक्स आपके पास अवेलेबल है
कितने 10 लीटर वाले, और टाइप क्या, टाइप 4 है। ये डेली कितने रिमूव हो रहे हैं, द डेली रिमूवल इज 5%, इनके डेली रिमूवल 5% है। और जो 1 लीटर वाले पैक से और जिनकी कैटेगरी थी ऑयल 2 की, वो कितने परसेंट डेली रिमूवल है, 20% डेली रिमूवल है उसकी, ठीक है। 1 लीटर वाले की, ये 1 लीटर लिखा हुआ है, 1 लीटर वाली कैटेगरी और ऑयल 2 की कैटेगरी, ये 20% डेली रिमूव हो रहे हैं इनके पैक्स। और 10 लीटर कैटेगरी के ऑयल 4 के जो टाइप थी उसके 5% डेली रिमूवल हो रही है। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है जी। अब हमने 4 पार्ट्स करने हैं। द नंबर ऑफ डेली रिमूव्ड 1 लीटर कुकिंग ऑयल टू पैकिंग, कितने पैक्स आपके रिमूव होते हैं डेली बेसिस पर। कौन सी कैटेगरी है, 1 लीटर वाली, हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया, ये 1 लीटर वाली है। और यहां पर टाइप लिखी हुई है ऑयल 2, वो हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। टोटल कितने 5000 हैं। और आपने ये फाइंड करना है कि डेली रिमूवल कितनी हो रही है, कितने पैक्स हो रहे हैं। अब यहां पर हमें ऑयल 2 का ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन है, यहां पर ऑयल 2 था 1 लीटर कैटेगरी का और 20% डेली रिमूवल है। सो ए पार्ट में आप क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल मौजूद है, टोटल पैक्स ऑफ 1 लीटर, ये जो 1 लीटर और ऑयल 2, ठीक है, बस कुकिंग ऑयल की जगह ऑयल 2 लिख देंगे। कैटेगरी वो कितने हमारे पास अवेलेबल है, वो 5000 हमारे पास है फ्रॉम द दिस इन्वेंट्री। जो टेबल हमें गिवन है स्टॉक्स देखे 5000 है। अब हमें पता है 20% जो है वो उनकी डेली रिमूवल है। तो इसका मतलब क्या है, हमने देखना है कितने पैक्स बेसिकली रिमूव होते हैं डेली। सो लिखेंगे ए पार्ट में नंबर ऑफ पैक्स, ठीक है, रिमूव्ड या डेली रिमूव्ड, इधर लिखते हैं नंबर ऑफ पैक्स डेली रिमूव्ड। तो कैसे करेंगे, हमें पता है 20% एक दिन में, ये देखिए क्या है द डेली रिमूवल, तो 20% है तो इसका 20% ले लें बस। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 5, 20% मल्टीप्लाई बाय ऑफ किसका, जो आपके पास पैक्स थे टोटल। तो ये देखो 20 से कट गई और आपके पास आंसर कितना आ गया, 5 2 10, और ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 2 0 साथ लग जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोजाना डेली कितने पैक्स रिमूव हो रहे हैं, ऑयल 2 कैटेगरी और 1 लीटर उनकी कैपेसिटी है 1000 पैक्स रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। ये 1000 क्या है, ये नंबर ऑफ पैक्स हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेली रिमूव पैक्स ऑफ 1 लीटर, ये कैपेसिटी है, और ऑयल 2 कैटेगरी की है इज इक्वल टू 1000। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। बस आप 1000 भी लिख दें तो वो भी काफी है, ठीक है जी। एक पार्ट हमारा हो गया। अब बी पार्ट में, आफ्टर हाउ मेनी डेज 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 आर टू बी रिप्लेनिश्ड, यानी कितने दिनों बाद यही 1 लीटर वाली जो कैपेसिटी है और ऑयल 2 की टाइप है, ये कितने दिनों बाद इसको दोबारा भरना पड़ेगा। यानी आपके पास ये 5000 अगर है ना, तो आपके यूज होते रहे, कितने दिन चलेंगे कि आपको इसको 5000 दोबारा करना पड़ेगा। रिप्लेनिश का मतलब है दोबारा यही स्टॉक आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो बी पार्ट करने के लिए आप देखें, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है यहां पर, कि आफ्टर रिमूवल ऑफ 40% ऑफ एन आइटम, इस टेबल में किसी भी आइटम को रिमूव करें, 40% जब रिमूव हो गया तब उसको दोबारा वही नंबर बनाना पड़ेगा, दोबारा फिलअप करनी पड़ेगी वही वाला लोकेशन, ठीक है, उस टेबल के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो रिप्लेनिश्ड होगी वो 40% पर होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 40% निकालेंगे, 40% ऑफ दिस कैपेसिटी 1 लीटर ऑयल, और ऑयल 2 जो कैटेगरी है वो 5000 है, तो इसका 40% निकाल लेते हैं, ठीक है। इतने पैक्स बेसिकली आपके निकल रहे हैं ना, तो इसको हम कैसे करेंगे, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 5000। आप सिंपल कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, ऐसे कटने की जरूरत आपको नहीं है। तो 5 4 20, और ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि 2 0 कटी हैं, तो आपके पास 2000 आ गया। तो 2000 पैक्स जो है ना, ये बनते हैं 40% रिमूवल के, ठीक है। तो जब 40% रिमूवल हो जाएगी तो इसका मतलब है हमने इसको दोबारा रीफिल करना है, रिप्लेनिश करना है, दोबारा वो क्वांटिटी लानी है। और टोटल आपके पास कितने हैं, 5000 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब 2000 पैक्स रिमूव हो जाएंगे तो हमें रिप्लेनिश करनी पड़ेगी। लेकर अब यहां पर पॉइंट है, हमें नंबर ऑफ डेज का पूछा गया है। क्या पूछा गया, कितने दिन बाद। यहां पर पहले पार्ट में हम पर डे के हिसाब से चेक कर ले, ये जो डेली रिमूवल है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक दिन में 1 लीटर और ऑयल 2 कैपेसिटी के 1000 पैक्स रिमूव हो रहे हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20% है, क्योंकि 40% बन रहा है 2000,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में 1000 रिमूव हो रहे हैं, तो 2 दिन में कितने होंगे? 2000 रिमूव होंगे। तो पता क्या चल गया? इट मींस as we know that in part A में per day in one day, एक दिन में 1000 जो पैक्स हैं वो रिमूव्ड हो रहे हैं। in one day 1000 पैक्स are removed या यूज्ड हो रहे हैं या रिमूव्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर 2000 पैक्स जो कि 40% बनता है, तो उसके लिए कितने दिन लगेंगे? 2 लगेंगे। सो इन 2 days, 2 दिनों में 2000 packs of what? Of 1 liter oil 2 category will be removed. Or that is the 40% of the actually total जो packs आपके पास हैं इसी कैटेगरी के। Hence after 2 days, 2 दिनों के बाद, यहाँ पर सुन पूछा है how many days 1 liter coke will be replenished? 2 days. After 2 days 1 liter कुकिंग ऑयल लिख दें बेशक, ऑयल 2 will be replenished। चलिए जी, ये पार्ट हो गया। ये अंग्रेजी वैसे मैंने साथ लिख दिया, आप नाम भी लिखें, सिंपल लिख दें 2 days और कैलकुलेशन करके, क्योंकि 1000 जो है वो 20% बन रहा था, ठीक है, और 40% हमने किया वो 2000, तो एक दिन में 1000 पैक्स यूज हो रहा है, 2 दिन में 2000 जो कि 40% है, और जब 40% हो रिमूवल हो जाए हमें दोबारा उसको रिफिल करना है, वो स्टॉक दोबारा लाना है। दैट इज व्हाई इट टेक्स 2 days। सो 2 days इज आंसर, ठीक है। thus 2 days इज द आंसर। चलिए जी, ठीक है जी, दैट वुड बी इनफ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे लिखते हो, अगर आप समझो कि इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसके नंबर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अब सी पार्ट देखें, नंबर ऑफ डेली रिमूव्ड 10 लीटर कुकिंग ऑयल फॉर पैकिंग। अब हमारे पास 10 लीटर वाली कैटेगरी है, ये 10 लीटर वाली कैटेगरी है और ऑयल 4 की टाइप है, तो इसके टोटल पैक्स कितने हैं? 1000 हमारे पास हैं। तो ये पूछ रहा है कि डेली रिमूवल बताएं 10 लीटर के कितने पैक्स रिमूव हो रहे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन मैं यहां पर गिवन थी, ये पढ़ने जरा। एंड फॉर 10 लीटर कुकिंग ऑयल फॉर पैकिंग डेली रिमूवल इज 5%, ये इन्फॉर्मेशन यहां पर गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, हमने क्या सिंपल लिखना है, तो हम लिखेंगे डेली पैक्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ डेली पैक्स रिमूव्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, हमें पता है 5% जो है 5% ऑफ हाउ मैनी ओरिजिनल पैक्स ऑफ 10 लीटर और ऑयल 4 की कैटेगरी के वो 1000 है, ठीक है। तो यहां से सिंप्लीफाई करें, 20 से कट गई और ये कितना आ जाता है आपके पास, ये 10 5 50, तो 50 पैक्स जो है ना ये आपके डेली रिमूव हो रहे हैं। लो जी, आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। डी पार्ट, अब डी पार्ट में आपसे वो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों बाद 10 लीटर कुकिंग ऑयल फॉर पैकिंग आर टू बी रिप्लेनिश्ड। तो सेम क्वेश्चन है, बस आप कैटेगरी यही वाली बताई है। टोटल 1000 पैक्स हैं, लेकिन हमें पता है 40% जब रिमूवल हो जाए ना कोई आइटम, उसके बाद दोबारा उसको रीफिल हमने करना है। तो 40% देखते हैं, इसका 1000 का लें 40% पहले, और हमें एक दिन का पता है कि पर डे कितने रिमूव होते हैं, इतने होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 40% ऑफ फाइंड करेंगे 1000, बिकॉज टोटल पैक्स ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी ऑफ कैटेगरी ऑयल 4 आर 1000 पैक्स। तो इसके निकालेंगे हम 40% ऑफ दिस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40/100 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। और 2 से कट गई और ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, 10 चौक 40 और 0 एक एक्स्ट्रा आ जाएगी, ठीक है, ये वाली। तो हमारे पास इतने जो है ना पैक्स जब रिमूव हो जाएंगे, इतने पैक्स रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद रिप्लेनिश करनी पड़ेगी। अब हमें पता है कि एक दिन में कितने पैक रिमूव हो रहे हैं, एक दिन में 50 हो रहे हैं, तो इतने पैक्स के लिए कितने दिन चाहिए। सिंपल आपने अगर देखना है, देखें जो मैनुअल मेथड है वो क्या है कि एक दिन में 50 हो रहे हैं, 2 दिन में 100 हो जाएंगे, 3 दिन में इतने हो जाएंगे, तो उसका फायदा ही कोई नहीं है। सिंपल आप इस नंबर क्योंकि इतने चाहिए हमें ना, इसको डिवाइड कर दो इसके साथ, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच रिप्लेनिश विल बी डन। तो क्या हो गया, हमें इतने पैक्स रिमूव करने हैं 400 पैक्स, और पर डे कितने पैक्स रिमूव हो रहे हैं वो हमने निकाला था 50, तो दिन आ जाएंगे 0 से काट के 8 45, तो 8 डेज आ जाएंगे। तो 8 दिन हमें चाहिए कितने रिमूवल के लिए, 40% रिमूवल के लिए, ताकि उसको दोबारा रिप्लेनिश किया जाए। ये आसान था पहला पार्ट, बल्कि पहला पार्ट की जगह दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में 1000
पैक्स आपके डेली रिमूव हो रहे थे, और हमें कितने चाहिए पैक रिमूव करे थे 2000 फॉर 40%। 2000 डिवाइडेड बाय 1000 आंसर 2 आ जाता। वो वैसे हमने मैनुअली कर लिया था कि एक दिन में 1000 हो रहे हैं और 2 दिन में 2000 होंगे और वो 40% बन रहा है, तो 2 दिन आ गए थे उसमें इजीली। लेकिन यहां पर हमने एक दिन में देखे कितने पैक्स रिमूव हो रहे हैं 50, और हमने कितने रिमूव करे 40% के लिए 400 पैक्स ताकि दोबारा रिफिलिंग की जाए, फिर ठीक है दोबारा फिलिंग की जाए। तो क्या करेंगे, जो 40% है क्योंकि ये पर डे ये थोड़ा है, तो 400 को 50 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास टोटल डेज आ जाएंगे। मैनुअल देखें तो अगर 50 एक दिन में पैक्स रिमूव हो रहे हैं तो 100 कितने दिन में होंगे 2 दिनों में, और ये 400 है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 4 से 8 दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी एग्जांपल 1 हो चुकी। ठीक है जी, और ये इंपॉर्टेंट थी। ऑल दो बेसिक परसेंटेज अगर आपकी अच्छी थी तो इसमें कोई इशू ऐसा था नहीं। अब हम कहते हैं एक्सरसाइज 1.3 और इसके सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे ताकि आपका ये झक्का है ना, कौन सा झक्का भला, ये वर्ड प्रॉब्लम वाला, वो कम से कम जो है वो दूर हो जाए, कि आप ये ना समझें कि वर्ड प्रॉब्लम जो बड़े मुश्किल होते हैं। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई ना तो कोई चीज मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है जी, अब ये देखें ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है और इसमें कुछ भी नहीं है। अब पहला क्वेश्चन अब देखें, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट, जब लास्ट बैंक स्टेटमेंट आपने देखी कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ दिस, तो ये उसका लास्ट जब बैलेंस था ना तब इतना था, कितना है 1,75,000 रुपए था उसके पास। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लास्ट बैलेंस देखते हैं उसका, जो उसका लास्ट बैंक बैलेंस था। लास्ट बैंक बैलेंस, ये सोल्यूशन में डायरेक्ट ही करने लगा हूं क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं। ये कितना आपके पास था 1,75,000, इसको ऐसे भी लिख लें तो परफेक्टली फाइन है। इतने रुपीस थे तो RS लिख लें। अच्छा, इन हिज चेकिंग अकाउंट ही रोट वन चेक फॉर RS 45,790। तो जो पहला चेक है, चेक नंबर 1, उसने, क्योंकि आप क्या करते हो विड्रॉ करते हो ना, लिखते हो पैसे निकालते हो। चेकिंग अकाउंट मतलब ये है जैसे आपके ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही हैं। ठीक है, तो जो चेक 1 है, चेक 1 की जो कॉस्ट है CHEQUE, चेक 1 उसकी कॉस्ट कितनी है, कितना विड्रॉल कर रहे हैं 45,790 आप निकाल रहे हो। तो जरा ये करंट बैलेंस है, इसमें से ये निकलेंगे तो आपके पास कम हो जाएंगे। एंड अनदर फॉर RS 1,12,921, तो कहता है दूसरा एक और चेक भी उसने, जो चेक 2 है उसने वो भी विड्रॉ किया। चेक 2 कॉस्ट वो कितने हैं जी 1,12,921, इसको भी RS लिख दें। तो ये करंट बैलेंस था, पहले उसने इतने का चेक जो है विड्रॉ किया, इतने पैसे निकाले, फिर इतने पैसे निकाले। व्हाट इज हिज करंट बैलेंस, अब मुझे बताएं। ये तो कोई भी जो बंदा है आम सा कोई स्टूडेंट है वो भी बता सकता है कि इसका क्या आंसर है। तो हमारे पास करंट बैलेंस निकालना, हमने क्या निकालना है करंट बैलेंस हमने फाइंड करना है। ये तो कोई भी बता सकते हैं, आपके पास पैसे इतने हैं, पहले ये गया फिर ये गया, तो करंट बैलेंस कैसे निकलेगा। आप सिंपल क्या करोगे 1,75,000 में से 75,000 में से इन दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि पहले ये निकले अकाउंट से फिर ये निकले, ये निकल रहे हैं, आप विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो पहले आप 45,790 माइनस करें और फिर आप 1,12,921 माइनस करें, तो आपका करंट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं। सो करंट बैलेंस, अब मुझे बताएं ये स्टेटमेंट का प्रॉब्लम है, इसमें क्या था, तो कुछ भी नहीं था। कैलकुलेटर यूज करें, क्या यूज करें कैलकुलेटर। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसको हम कर लेते हैं जी 1,75,000 माइनस करते हैं 45,790 और फिर माइनस करते हैं 1,12,921। तो ये आपका आंसर आ गया 16,299, 89 भी इसको कहते हैं मेरे ख्याल में, 16,299 ये RS आपके पास क्या आ गया। अब इसमें सिंपल क्या थी, रियल नंबर्स की प्लस माइनस थी, प्लस तो बल्कि यानी सब्ट्रैक्शन है सिंपल, इनको आप ऐड करके भी ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बात एक किया तो क्या आ गया आंसर आ गया। अब दिखाएं इस क्वेश्चन में कुछ था करने का, कुछ भी नहीं था। यहां से हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जो लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन इतने लीटर पेट्रोल, यानी टोटल पेट्रोल ये था और इतने उसने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। He says that he averaged about 1.75 किलोमीटर पर लीटर is his answer। तो आप देखें ना ये क्या लिखा हुआ है, ये एवरेज लिखी हुई गाड़ी की और एवरेज यूनिट क्या है किलोमीटर पर लीटर, ये यूनिट है। तो आपने एवरेज निकालनी है, किसकी निकालनी है, एवरेज निकालनी है, उसके रेट निकालना है बेसिकली। तो कितने किलोमीटर कवर उसने किया 283.4 किलोमीटर और लीटर कितने थे टोटल
लीटर थे 16.2 लीटर्स। हमने सिंपल क्या करना है, ये ऊपर किलोमीटर, ये लीटर, ये एवरेज आ जाएगी कि टोटल डिस्टेंस कितना किया, टोटल पेट्रोल कितना था आपके पास, फ्यूल कितना था। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेटर यूज करके हम इसको देख लेते हैं। अगर आंसर इससे मैच कर गया 1.75, तो जो कि लग नहीं रहा, ये 16 पॉइंट है। ठीक है, तो क्या है जी 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2 एंड आंसर इज 17.5। अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ गया, 17.5 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये 1.75 कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट आगे पीछे कर गया, 10 टाइम्स ये कम बता रहा था कि एवरेज 10 टाइम्स ज्यादा है। तो आंसर रीजनेबल है, हम लिखेंगे नो। ठीक है, हम लिखेंगे नो, द आंसर इज नॉट रीजनेबल बिकॉज ही माइट डिवाइडेड द आंसर बाय 10। उसने 10 को डिवाइड करेंगे तो 1.75 आ जाएगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि नो, द आंसर इज नॉट रीजनेबल बिकॉज ही माइट गेट रॉन्ग कैलकुलेशन। माइट गेट रॉन्ग कैलकुलेशन कैसे हो सकती है कि आप यहां पर जो है ना 116, आप ये पॉइंट को लगाओ ही ना, पॉइंट को लगाओ ही ना, ये डेसिमल पॉइंट नीचे लगा हुआ है, तो उसने कोई रॉन्ग कैलकुलेशन की है, उससे कोई गलती हो गई है। ठीक है, डिवाइड बाय आंसर बाय 10 और डू समथिंग एल्स रॉन्गली इन द कैलकुलेशन। उसने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की है जिसकी वजह से एग्जैक्ट आंसर जो है वो 17.5 आता है एवरेज का, कार की एवरेज का, लेकिन वो 1.75 बता रहा है। तो दैट इज व्हाई दिस इज द इशू इन दिस क्वेश्चन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नो है। ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये हम यहां पर करेंगे। ये कहता है जी सलमा बॉट 3.2 यार्ड और फैब्रिक्स। ठीक है, अब यार्ड कहते हैं गज को, इतनी फैब्रिक्स उसने बाय की फॉर अ टोटल ऑफ RS 139.2 रुपीज। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, ये भी वही है, एवरेज निकालनी है। तो हमने क्या लिखनी है, फैब्रिक की कॉस्ट पर यार्ड, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फैब्रिक पर यार्ड, पर जिस तरह वो था ना किलोमीटर पर लीटर, तो किलोमीटर्स को हमने लीटर से डिवाइड किया गया, तो इसमें फैब्रिक की कॉस्ट कितनी है, इतनी कॉस्ट है, तो कितनी है 139.2, इतने रुपीज है। और टोटल कितने यार्ड्स उसने लिए, परचेज किए 3.2 यार्ड्स, 3.2 यार्ड्स। तो इससे फैब्रिक की कॉस्ट पर यार्ड हमारे पास आ जाएगी। सिंपल डिवाइड कर लेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर हमारे पास है जी, तो 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2 बस। ठीक है, एंड द आंसर इज 43.5। तो उसको जो एवरेज पड़ी वो 43.2 रुपीज पर यार्ड, पर यार्ड इतनी कॉस्ट पड़ी। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहां पर हेंस फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड इज इक्वल टू 43.2 ही था मेरे ख्याल में, बल्कि 5 था, ये गड़बड़, 43.5 रुपीज। ये क्या आ गया आपका आंसर। मुझे बताएं कि ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, इसमें क्या इशू है। कोई इशू नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, और ये है 10 और मैं सारे करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12 आवर वॉक, यानी 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करती है, और वो कितने घंटे चली, 12 घंटे चली। हाउ फार डिड शी वॉक, उसने कितना सफर कवर किया, कितना चली पैदल। ठीक है, तो आप सिंपल एक चीज नोट करें कि यहां पर आपको डिस्टेंस पूछा गया कि कितना चली किलोमीटर में, ये भी आवर है और ये आवर यहाँ पर डिवाइड है, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो फार्मूला आपके पास होता है ना स्पीड का, या डिस्टेंस और स्पीड का जो रिलेशन है, S = VT होता है, और ये जो रेट है ना किलोमीटर पर आवर, इसको स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड। इसका यूनिट क्या होता है, यहाँ पर जो मेंशन है किलोमीटर पर आवर, वैसे तो ये मीटर पर सेकंड में भी हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय T, और ये किस में, आवर में। तो जब आवर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, हमारे पास पीछे क्या जाएगा, किलोमीटर, जो कि डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है ना, तो इंट्यूटिव अप्रोच भी यूज कर सकते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट किलोमीटर। हम क्या निकलेंगे, हम लिखेंगे टोटल वॉक, टोटल डिस्टेंस या टोटल वॉक, कितना चली वो। तो क्या करेंगे, 3.5 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आवर्स के साथ, तो आवर आवर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3.5 को बस मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ, यूज द कैलकुलेटर है। ठीक है, तो 3.5 multiplied by 12 and the answer is 42 किलोमीटर।
तो वो 42 किलोमीटर चली। अब मुझे बताया कि इसमें कोई मुश्किल था? ये तो एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, इसमें तो ऐसा जैसी कोई बात है ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है, उसमें कुछ लोग होंगे, वो 7-day ट्रिप के लिए गए। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर दिन उन्होंने कभी 5.5 और 7.5 के दरमियान डिस्टेंस कवर किया, इतने माइल्स चले वो। किसी दिन इतना चले हैं, किसी दिन इससे ज्यादा, किसी दिन मैक्सिमम इतना या इससे कम। तो ये रेंज बताया गया है, इसके दरमियान में इतने माइल्स वो डेली बेसिस पर कवर करते रहे हैं। एग्जैक्ट नहीं बताया, बस एक रेंज बता दी। इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट द क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक्ड। अब यहां पर वो पूछा कि जो पूरा जो उन्होंने हाइकिंग की है वो रेंज कितनी हो सकती है। अगर वो क्या 35 से कम माइल्स उन्होंने पूरे वीक चले हैं, या इसके दरमियान चले हैं, या इतने चले हैं, या इससे ज्यादा चले हैं। तो अब आपको पता है एक चीज का कि भाई 7 दिन का ट्रिप था। कितने दिन चले वो? 7 दिन, 7 डेज का ट्रिप था। और मिनिमम वो कितने माइल कवर कर रहे थे? इतने। और मैक्सिमम एक दिन में कितने माइल कवर कर रहे थे? 7.5। तो क्या हम टोटल माइल्स देख नहीं सकते कि 7 दिनों में कितने माइल्स चले होंगे? तो उसको करने के लिए हम यहाँ पर जो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कवर करेंगे हाइकिंग में, और वो जो क्लब है वो 5.5 माइल्स पर डे कर सकता है कवर एक दिन में। ठीक है, तो हम लिखेंगे मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड इन हाइकिंग। अब पर वीक है बेसिकली, ठीक है, इज इक्वल टू 7 डेज है, और मिनिमम डिस्टेंस कितना एक दिन में कवर कर सकते हैं? 5.5 माइल्स। तो हम अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 7 इंटू 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि मिनिमम उन्होंने इतना माइल्स कवर किया एक दिन में हाइकिंग की। तो ये आंसर आ जाता है जी 38.5 माइल्स। और मैक्सिमम कितना कवर कर सकते हैं? अगर हर रोज वो जो उन्होंने बताया कितना था? 7.5 था। ठीक है, तो हम लिख देंगे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन हाइकिंग। ये पर वीक की बात हो रही है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7.5 माइल्स। अगर वो हर रोज, क्योंकि मैक्सिमम माइल्स है जो कि एक दिन में हाइकिंग की जा सकती है, और उन्होंने 7 दिन हाइकिंग करनी है, तो अब हम क्या करेंगे? इसी नंबर को 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 के साथ, ये आ जाएगा 7.5 एंड द आंसर इज 52.5 माइल्स। तो 52.5 माइल्स वो चलेंगे। अब देखें, मिनिमम हाइकिंग करेंगे इतना 5.5, तो टोटल 7 डे इतने माइल्स कवर होंगे, और अगर इतनी करेंगे पर डे तो इतने माइल्स कवर होंगे। अब ऑप्शन में देखें, क्या लेस देन 35? वो तो गलत हो, हमारा तो मिनिमम 38.5 आ रहा है और मैक्सिमम 52.5 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। दिस इज रॉन्ग आंसर, ये रॉन्ग है। बिटवीन दिस, यस ये ठीक है, क्योंकि 38 और 52 उसके दरमियान में आ रहा है, सो बी इज द राइट आंसर। इक्वल टू 55 गलत है, मोर देन 55 गलत है, सो बी इज द राइट आंसर, बिकॉज ये जो वैल्यू आपके पास आई है ये एग्जैक्टली किसके दरमियान है? 35 एंड 55 के दरमियान आ रही है। हम लिखेंगे एज 38.5, ये 38.5 माइल्स एंड 52.5 माइल्स lie between 35 and 55. So यहां पर माइल्स भी लिख सकते हैं। सो बी इज द राइट आंसर, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया जी, आई थिंक यू understood it very well. Question number 6, for a class party the student council purchased 42 balloons at Rs 1.85 each. What is the total amount of student council paid for the balloons? अच्छा, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप नोट करें कि स्टूडेंट काउंसिल थी, उन्होंने कितने बैलून्स परचेज किए? 42 बैलून्स, और हर बैलून की कीमत कितनी है? 1.5 ईच, यानी एक बैलून की ये कीमत है और 42 बैलून्स टोटल परचेज किए गए। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून? तो स्टूडेंट काउंसिल ने कितनी अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी पे की? यार ये कॉमन सेंस की बात है कि एक बैलून की ये कीमत है और टोटल कितने बैलून है, दोनों को क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर दे, टोटल प्राइस आ जाएगी आपके पास। ठीक है, सो हम लिखेंगे सोल्यूशन नंबर 6 का टोटल अमाउंट, एंड दैट इज 42 बैलून्स है, और पर बैलून कितनी कीमत है? 1.85 रुपीज पर बैलून। ठीक है, तो ये आपके पास कीमत है 1.85, और आंसर किस में आ जाएगा? रुपीज में।
क्योंकि 42 बैलून्स और 1.85 रुपीज पर बैलून, वो बैलून बैलून से कट जाएगा, ठीक है, तो रुपीज आ जाएंगे। अब यहां से सिंपल हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं जनाब वर्ड प्रॉब्लम में। 1.85, तो देखिए जी कितना आंसर आ गया, 77.7 रुपीज। तो पर बैलून आपको 77.7 रुपीज पड़ेंगी। सो ये जी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये टोटल बैलून्स की कीमतें आ गई कि जो बैलून्स आपके पास थे 42, उनकी प्राइस इतनी बनती है, ठीक है, अगर एक बैलून की प्राइस इतनी बने तो। अब क्वेश्चन नंबर 7 में, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। तो 4 दोस्त थे और उन्होंने एक रेक्टेंगुलर बैनर बनाया, ठीक है, इस तरह का बैनर बनाया, लाइक दिस, एनी रेक्टेंगुलर बैनर यू कैन मेक हियर। ये एक रेक्टेंगुलर बैनर है और हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं, ये बैनर बन के इसको हटा देते हैं। ये रेक्टेंगुलर बैनर बनाया उन्होंने, 4 यार्ड लॉन्ग, यार्ड कहते हैं गज को, 4 गज लेंथ थी था, ठीक है, उसकी लेंथ 4 गज थी, यानी इसकी जो लेंथ है ये हम लिख सकते हैं 4 यार्ड्स, 4 यार्ड ये लेंथ है। विड्थ का हमें नहीं पता, तो विड्थ के लिए हम W लिख देते हैं, सही है जी। दे पेड RS 3.75 पर यार्ड, यानी एक यार्ड जो, क्योंकि ये बैनर कपड़े क्लॉथ का बना होता है, तो इस बैनर को परचेज करने के लिए पर यार्ड उन्होंने कितना पे किया, 3.75 रुपीज फॉर द फैब्रिक, कपड़े के लिए। एंड RS 9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर, और जब हम बैनर बनाते हैं तो उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा पे कितने किए, फर्म को दिए कि यार आप इसमें छापो या जो भी है, तो फैब्रिक कपड़ा उन्होंने इतने में परचेज किया और फर्म को उन्होंने 9 रुपीज दिए टू गो अराउंड द बैनर, कि बैनर जो है ना, कि आपने इस बैनर में लिखाई करनी है या इसमें पट्टी लगानी है, ये चारों तरफ, ठीक है, और ये पेरीमीटर बनता है, याद रखें, द गो अराउंड द बैनर 10 यार्ड पेरीमीटर लिखा हुआ। पेरीमीटर कहते हैं कि एक्सटर्नल साइड्स को ऐड कर दे, कि यहां से शुरू करें, इधर से लेफ्ट से शुरू करें, ABCD, ये आपने पूरा बैनर कवर करें, A से B से C से D से A, इसको कवर करें, इसको बनाएं, और उसके लिए उन्होंने 9 रुपीज और दिए। What was the width of the banner? तो बैनर की width क्या है? अब देखें, width का ये रुपीस के साथ कोई लेना देना नहीं है, कि कपड़ा जो था उन्होंने बैनर का, उन्होंने पर यार्ड इतना पे किया, और ये जो फर्म थी बैनर बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, जो 10 यार्ड पैरामीटर जिसका था, उन्होंने 9 रुपीस दिए, तो वेट्स का उससे क्या लेना देना। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पैरामीटर है, पैरीमीटर है, कि पैरीमीटर कितना है, 10 यार्ड है। तो पैरीमीटर क्या होता है, आप सारी एक्सटर्नल साइड्स को ऐड कर ले, तो अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, अगर ये विड्थ है तो ये भी विड्थ है। तो पैरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, द पैरीमीटर, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, पैरीमीटर ऑफ द बैनर। तो इसका क्या फार्मूला होता है, देखें, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, L प्लस L 2L और W प्लस W 2W, तो आपके पास फार्मूला बनता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम विड्थ, ये होता है रेक्टेंगल का फार्मूला। और यहां से बेसिकली आप इसको कह सकते हैं 2 into लेंथ प्लस विड्थ भी कह सकते हो। अब हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, 10 यार्ड्स, तो इट मींस हमें गिवन क्या है, गिवन है क्या, गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ द बैनर, वो किसके बराबर है, वो 10 यार्ड्स के बराबर है। तो पेरीमीटर का ये फार्मूला है और वैल्यू भी पता है, तो इसका मतलब है दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। इट मींस, इट इंप्लाइज दैट आपके पास क्या हो जाएगा, 2 into L plus W is equal to 10 आ जाएगा, 10 यार्ड्स, और 2 को कर दे डिवाइड, so L plus W is equal to 10 by 2 which is 5, और लेंथ की वैल्यू गिवन है 4 यार्ड्स, 4 यार्ड्स, ये देखें 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। तो L की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 4 plus W is equal to 5, और यहाँ से W की वैल्यू 5 और 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 minus 4, so that is W is equal to 1 यार्ड आ गया, क्या आ गया, 1 यार्ड्स, ठीक है। बस ये, तो आप मुझे बताएं, बल्कि इसमें लिख भी देख लेते हैं हम कि let L be the length and W be the width of the आपके पास रेक्टेंगुलर जो बैनर है, इसको करने से पहले आप लिख दें let L and W be the length and width of the banner, ऐसे, ठीक है। ये अच्छा होता है फिर कि जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं, वेरिएबल्स, उसको डिफाइन कर ले, बता दें कि L स्टैंड फॉर, W स्टैंड फॉर व्हाट, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसमें आप देखें रुपीस का कोई लेना देना था भला, या आपको बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए बताया गया था कि जी इतने उन्होंने पे किए पर यार्ड, और बैनर को कंप्लीट करने के लिए
फर्म को उन्होंने 9 रुपए दिए, तो इसका रुपीज का वेट से कोई लेना देना नहीं था। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, अ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट फॉर आर एस, ये बनता है 20 लाख, ठीक है, और फॉर विच 3/5 या 3/5 इज द कैपिटल एंड द रेस्ट इज डेट। कैपिटल कहते हैं जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, और बाकी जो कर्जा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट, और उसने बताया कि जो एसेट्स होते हैं, जो आपके असासे हैं, वो आपकी ओरिजिनल अमाउंट होती है प्लस कर्जा होता है। ये उसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता दी। कुछ भी नहीं करना, आपके पास ये सारे एसेट है। कैपिटल उसने बता दिया इतना पार्ट है। अगर 5 हिस्से टोटल हैं, 3 हिस्से कैपिटल के हैं, तो 2 हिस्से किसके होंगे? वो डेट के होंगे। या कैपिटल निकाल लें आप और एसेट में से कैपिटल को माइनस कर दें, डेट आ जाएगा। तो मल्टीपल वे से आप इसको कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसने बताया हमें कि क्या फाइंड करना है, फाइंड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट। तो कैपिटल कैसे निकालेंगे? कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू, लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो कितना है जी? वो 3/5 है। टोटल 5 हिस्से हैं, 3/5 ऑफ व्हाट? एसेट। और उसकी असासे कितने हैं जी? 20 लाख के हैं, ठीक है, 20। तो आप राइट साइड से स्टार्ट करते हो, 3 0 के बाद कॉमा लगाते हैं, ना भी लगाएं तो इट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, और कैलकुलेटर यूज करें जी तो हमारे पास आ जाएगा 20। बेसिकली तो हम 20 से भी कर सकते हैं इसको। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय ये 3 और 3 6 0 है, ठीक है जी, 12 लाख बन गया। कैपिटल कितना है? 12 लाख, आर एस 12 लाख, 5 0 आ जाएगी, और ऐसे कर, ठीक है, हो जाएगी। ये कैपिटल आ गया। और डेट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ डेट। जाहिर सी बात है, टोटल 20 लाख था, तो ये 12 लाख है, क्योंकि एसेट कितने हैं? 20 लाख टोटल, और कैपिटल निकालिए, डेट निकालने के लिए एसेट में से इसको माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे जी? 20 लाख में से हम 12 लाख को कर देंगे माइनस, ठीक है, 5 0 से, ये 4 और 5, ठीक हो गया जी। चलें, तो पीछे 8 लाख आपके पास आ जाएगा, 8 लाख, 5 0 लगा दें। ये अमाउंट ऑफ डेट आ गई, अमाउंट ऑफ कैपिटल। या आप क्या कर सकते हैं, डेट निकालने के लिए 5 में से 3 इसे कैपिटल के हैं, 2 इसे डेट के हैं, कर्जे के, तो 2 आउट ऑफ 5 कर लें। यानी यहाँ पर बेसिकली आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी परफेक्टली फाइन है, 2/5 इंटू दिस, तो 8 लाख आपके पास आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या था? नथिंग, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years वाज रिकॉर्डेड टू बी इतना। ये टेम्परेचर है जो मिनिमम हो सका है, ठीक है, पिछले 100 साल के अंदर, एट वोस्टॉक अंटार्कटिका ऑन जुलाई 21, 1983। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। बट टेम्परेचर आपके पास है और आपने कुछ भी नहीं करना, इससे कोई ईयर कोई डेट हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है -89.2, और इसको हमने, ये सेल्सियस में है, हमने इसको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है, और किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन के अंदर भी। और टेम्परेचर की क्या वैल्यू है जी? -89.2 सेल्सियस, ठीक है जी। ये 9वां क्वेश्चन हमारा है। और गिवन टेम्परेचर कितने हैं? गिवन आपके पास सी की वैल्यू गिवन है, सी सेल्सियस टेम्परेचर, ये सेंटीग्रेड में -89.2, ये आपको गिवन है, ये सेल्सियस के अंदर। चेक कर लें दोबारा वैल्यू, -89.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप इसको लगा भी सकते हैं, डिग्री सेल्सियस ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने करना क्या? बस फार्मूले में पुट करना है और कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए ए पार्ट इसका कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट के लिए हम लिखेंगे 9/5 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू कितनी है? -89.2 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 32 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई कबाहत नहीं है कैलकुलेटर यूज करने में। तो हम क्या लिखेंगे जी? 9/5 ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लगा लेते हैं, और -89.2 लिख देते हैं, और +32 कर लेंगे। दैट्स इट जी। तो आंसर कितना आ गया? -128.56 फ़ारेनहाइट, -128.56 फ़ारेनहाइट में आ गया आंसर। और बी पार्ट में क्या करना है? केल्विन में निकालना है। अब देखिए हम कि इस किस्म के क्वेश्चन में प्लस माइनस के अलावा कुछ चीज है? भला मल्टीप्लिकेशन भी निकलना, कुछ भी नहीं है। तो सेल्सियस में क्या कर देंगे? 273 ऐड कर देंगे। तो केल्विन टेम्परेचर निकालने के लिए, ये केल्विन टेम्परेचर है,
केल्विन टेम्परेचर और ये क्या था, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। आप लिख भी सकते हो कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, वो आप खुद लिख लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 273 प्लस सेल्सियस जो टेम्परेचर आपके पास है, तो वो कितना है, -89.2, तो इसमें लिख देंगे -89.2 सेल्सियस। तो आपके पास जो केल्विन टेम्परेचर है वो किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल आपने यहां पर करना है 273 माइनस 89.2, दैट्स इट। क्या आंसर आ गया जी, 183.8। तो ये आपके पास केल्विन में टेम्परेचर आ गया, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जनाब, अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन इफ द कंपनी हैज 3 शेयर होल्डर्स, फरा, मरियम एंड तहरीम, investing in the ratio 1:2:3 and the amount of penalty was this, find the amount of penalty paid by each of 3 shareholders। अब ये रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं और ये आपने 7 या 8 क्लास में आराम से किए होंगे, ठीक है। तो एनी हाउ हम तो रियल नंबर्स और जो रैशनल नंबर्स हैं उनकी एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो इस किस्म का क्वेश्चन में ये पार्ट्स लिखे हुए हैं कि जो फरा है उसका एक हिस्सा है पेनल्टी में होगा, ठीक है, जो उसको पे करना पड़ेगा, और जो मरियम है उसको 2 हिस्से पे करने पड़ेंगे और तहरीम को 3 पार्ट्स पे करना पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम ये होता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कि आप टोटल पार्ट्स निकाल लेते हो कि टोटल पार्ट्स कितने हैं रेशियोज के, ठीक है, यानी सम ऑफ रेशियोज निकालते हैं। टोटल पार्ट्स में सम ऑफ रेशियोज, तो वो कितने बनते हैं, वो आपके पास 1 2 3 और 3 6, तो 6 पार्ट्स बनते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने पेनल्टी निकालनी है हर एक पर्सन की, फरा की, मरियम की और तहरीम की। तो फरा की जो पेनल्टी है उसके कितने पार्ट्स हैं, 1 पार्ट, और टोटल पार्ट कितने हैं, 6। तो हम कैसे निकालेंगे, फराज पेनल्टी, कि जो फरा ने पे करना ना पेनल्टी का, उसका जो शेयर आएगा वो बेसिकली उसका 1 पार्ट है, और टोटल पार्ट कितने हैं, 6 पार्ट हैं। सो 1/6 टोटल में से एक हिस्सा उसने देना है, मल्टीप्लाई बाय टोटल पेनल्टी की अमाउंट कितनी है, ये लिखी हुई है, कितना है, 4,5,6,8.97, इतने रुपीस हैं। तो फरा को 1/6 पे करना होगा ऑफ टोटल पेनल्टी। तो यहां पर हम एक्चुअली कर लेते हैं इसको कि जो अमाउंट हमारे पास है ये 1/6 है ना, तो सिंपल लिखेंगे 4,5,6 और 868.97 मल्टीप्लाई बाय 1/6 ऐसे, ठीक है जी, 1/6। तो आंसर कितना आ गया, 76144 पॉइंट। अब ये जो 82 है, 8 इस 2 को 3 कर देगा, 8 3 कर ले, 76144.83, 76144.83, ये फरा का शेयर आ गया। इसी तरह मरियम का शेयर निकालना है, तो मरियम के कितने रेशो के पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, और टोटल पार्ट कितने, 6। तो यहां पर हम मरियम का भी निकाल लेते हैं। सो मरियम पेनल्टी शेयर या पेनल्टी लिख दें, उस पर जो पेनल्टी की अमाउंट पे करनी होगी उसका जो शेयर होगा वो क्या होगा, 2 पार्ट्स हैं और टोटल 6 पार्ट है, मल्टीप्लाई बाय सेम अमाउंट 4,5,6,868.97। इसके जाके हम पूरा ये करें तो बेसिकली एक हिस्सा निकालिए, इसके 2 हिस्से हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले आंसर को, या ये कर ले, जो आपके लिए आसानी हो, दोनों ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक है। तो कितना जी, 152289, 152289, तो RS 152289 पॉइंट कितना जी, 65। तो ये 5 या 6 कर देगा इसको, 66, ये मरियम का। और लास्ट पार्ट आपके पास है जी तहरीम का। तो तहरीम का जो हिस्सा आएगा, तहरीम्स पेनल्टी, वो आपके पास उसके 3 हिस्से हैं, 3/6 मल्टीप्लाई बाय सेम अमाउंट, या इस एक पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर, 456 क्या है जी, 4,5,6,868.97, इस RS लिख देते हैं, इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पर या तो एक शेयर को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, या ऐसे कर ले, एग्जैक्टली ये आपके पास ठीक हो जाएगा, सही है जी। तो ये आ जाएगा 228434 पॉइंट, ये आपके पास बन जाएगा, ये इसको ना कर देगा 9, क्या कर देगा 5, इसको 9 कर देगा, तो 228434.49। तो ये आपका क्या आ गया जी आंसर। सो ये जी हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होगी, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी रियल लाइफ के अंदर, रियल नंबर्स की एंड रैशनल नंबर्स की। और इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़े से अंडरस्टैंड करने वाले थे, बाकी क्वेश्चन तो बड़े ही आसान थे, ठीक है।
तो एनीवे मैंने आपको एग्जांपल भी करा दिया, ट्राई माय बेस्ट कि आपको अच्छे से समझाऊं। फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब हम अगले जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स वाला, उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा और एक ही वीडियो होगी, ठीक है। ऑल्दो ये भी कवर हो सकता था, लेकिन तब मुझे पता नहीं चला कि ये वाला भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।